हाय एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। मैं रुपेश कुमार मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल ब्रेनस्टॉर्म ईडी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, आज के वीडियो में हम लोग जो बात करेंगे, जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं उनका कमेंट आ रहा था कि जीके जीएस का क्वेश्चन आर्ट्स के लिए भी अपलोड कीजिए, क्योंकि 2024 में आप लोग का जो है 8 अप्रैल से जीएस का एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। वैसे देखा जाए तो पार्ट 3 का एग्जामिनेशन स्टार्ट हो चुका है, लेकिन अभी 1 महीना आपका ऑनर्स का पेपर का एग्ज़ाम होगा। उसके बाद 8, 9 और 10 तारीख को साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स वाले स्ट्रीम के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका एग्जामिनेशन होगा जीके जीएस का। आपको पता होगा ये जो है जीके जीएस 100 मार्क्स का जो है सो क्या होता है, एमसीक्यू मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है। ये सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर है जिसमें कि आपको 33 मार्क्स ला के पास करना होता है। लेकिन अगर आप इसमें अच्छा स्कोर करते हो तो और बहुत बढ़िया बात है कि जितना अच्छा से अच्छा आप स्कोर कर सको। मैं काफ़ी सारा वीडियो इससे रिलेटेड 5 वीडियो पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि ये आर्ट्स के लिए मैं बता रहा हूँ तो आर्ट्स वाले को ही हेल्प करेगा। ये साइंस, कॉमर्स दोनों स्ट्रीम के लिए भी है, तीनों स्ट्रीम के लिए बराबर है। और इससे पहले वाला वीडियो भी जाके आप देखिए, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का कोई सीमा नहीं होता है कि किस स्ट्रीम में क्या पूछेगा। पूछने के लिए कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आप लोगों को जितना मैं बताता हूँ, जितना सेट मैं आपके बीच लेके आ रहा हूँ, आपको सब देखना है, सब इंपॉर्टेंट है। देखिए, स्टार्ट करते हैं हम लोग। 2023 का क्वेश्चन आप आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, जो 2023 में आर्ट्स में पूछा गया था। ये सब क्वेश्चन बहुत ही डिटेल में बात करने वाले। तो ध्यान दीजिएगा, आप लोग के बीच सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पर, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था। मैं जैसे ही क्वेश्चन पे आगे बढ़ूं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को बता दूं कि जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आप लोगों को इस तरह के वीडियो का अपडेट और नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चैनल से आप लोगों को जुड़ना है, क्योंकि यूनिवर्सिटी से रिलेटेड पूरा कंटेंट मैं इस चैनल पर अपलोड करता हूँ, चाहे आपका एजुकेशन रिलेटेड हो या आपके एग्जाम से रिलेटेड हो, प्रैक्टिकल रिलेटेड हो या फिर रिजल्ट से रिलेटेड हो। हर एक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से देखने को, जेन्यून कंटेंट देखने को मिलता है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। खैर, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब जो था वो था आपका सिराजुद्दौला। तो ऑप्शन ए इसका ठीक करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि प्लासी का युद्ध जो है वो कब लड़ा गया था, तो 23 जून 1757 ईस्वी को। अगर आपसे पूछे बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था, तो 1761 को, 4 वर्ष बाद। और बैटल ऑफ बक्सर तो वो हुआ था 1764 को। तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद, जो कि बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में, तो मुर्शिदाबाद के दक्षिण में आपका भागीरथी नदी है। मैं थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर हम लोग 2023 का क्वेश्चन देखेंगे जो आर्ट्स में पूछा जा चुका है। तो मैं इस एक्सप्लेनेशन भी करूँगा, ताकि आप लोगों को ज़रूरी नहीं है कि इसी एग्ज़ाम में, बल्कि आगे भी किसी तरह का एग्जामिनेशन हो, वहाँ भी आपको यहाँ पर ये जो मैं बता रहा हूँ वो आपको मदद करे। तो भागीरथी नदी के किनारे ये हुआ था आपका प्लासी का युद्ध। वहीं पे प्लासी नाम का एक स्थान है। इस युद्ध में एक तरफ आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो दूसरी ओर बंगाल का नवाब की सेना। तो कंपनी की ओर से सेना ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व, मतलब लीड कौन कर रहे थे कंपनी की ओर से, रॉबर्ट क्लाइव, ध्यान रखना है आपको। तो रॉबर्ट क्लाइव जो है वो लीड कर रहे थे, और इधर नवाब सिराजुद्दौला थे, जिनको हरा दिया गया था प्लासी के युद्ध में, और रॉबर्ट क्लाइव जीत गए थे। अगर इसमें आपसे पूछे एक क्वेश्चन कि फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया, इंडिया के फर्स्ट वाइस रॉय कौन थे, तो उनका नाम था लॉर्ड कैनिंग। आपको याद रखना है, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग इंडिया के फर्स्ट वाइस रॉय थे। अगर आपसे पूछे कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो वो थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, आपको याद रखना है। पूछने के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जाता है तो रिलेट करके इससे नया नया क्वेश्चन क्या बन रहा है ये आप ध्यान दोगे। अब पूछ सकता है आपसे कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, पहले गवर्नर जनरल इंडिया के। वहीं आपसे पूछे कि लास्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया, लास्ट वाइस रॉय कौन थे जब इंडिया आज़ाद हुए थे, उस टाइम में लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। माउंटबेटन प्लान भी आया था उस टाइम में। तो ये लास्ट वाइस रॉय थे। फर्स्ट वाइस रॉय कौन थे इंडिया के, लॉर्ड कैनिंग। गवर्नर जनरल कौन थे इंडिया के, लॉर्ड विलियम बेंटिक। और गवर्नर जनरल बंगाल के सबसे पहले कौन थे, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। चलिए, प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला हार गए थे, तो यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव ने जीत दर्ज किया था कंपनी की ओर से। 1857 ईस्वी की क्रांति के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था, ये पूछा गया दूसरा नंबर क्वेश्चन। देखिए, उस टाइम में लॉर्ड कैनिंग जो थे वो गवर्नर जनरल थे। तो 1857 से रिलेटेड आपको देखना है, ये मेरठ में स्टार्ट हुआ था आपका 1857 का क्रांति।
कौन कौन से शहर से कौन लीड कर रहे थे, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है कि कौन से शहर से कौन इसका नेतृत्व कर रहे थे 1857 की क्रांति का, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग इस टाइम में भारत के गवर्नर जनरल थे। सत्यशोधक समाज स्थापित किया गया था, तो सत्यशोधक समाज जो है ज्योतिराव फूले द्वारा यहाँ पर स्थापित किया गया था। अगर आपसे पूछ सकता है कि प्रार्थना समाज किसके द्वारा स्थापित किया गया, चलो ठीक है, सत्यशोधक समाज यहाँ पे पूछा है, चेंज कर सकता है कि प्रार्थना समाज तो ये किया गया था, याद रखना है आपको, आत्माराम पांडुरंग के द्वारा, आत्माराम पांडुरंग के द्वारा ये पांडुरंग क्या हुआ था, प्रार्थना समाज। रामकृष्ण मिशन का स्थापना किसने किया था, तो स्वामी विवेकानंद ने। अगर ईयर पूछे तो 1897 ईस्वी को, कहाँ पे, ये कहाँ पे है, ये आपका है बंगाल में। रामकृष्ण मिशन का स्वामी जी ने किया था। रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे स्वामी विवेकानंद जी। थियोसॉफिकल सोसाइटी से रिलेटेड पूछ सकता है तो हेलेना वेल्वेट्स्की और ऑलकट, और इसका स्थापना हुआ था 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी का, और एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की मेंबर थी। अलीगढ़ मूवमेंट के बारे में पूछे तो याद रखिएगा सैयद अहमद खान, सैयद अहमद खान जो है ये क्या थे, अलीगढ़ मूवमेंट के जो है फाउंडर थे। 1875 में अलीगढ़ मूवमेंट भी स्थापना हुआ था। आत्मीय सभा ये किया गया था राजा राम मोहन रॉय के द्वारा, और ब्रह्म समाज ये भी राजा राम मोहन रॉय के द्वारा ही। राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्म समाज का स्थापना किया था 1828 में, याद रखना है, और आत्मीय सभा का स्थापना हुआ था 1815 में। डेट भी पूछा जाता है कभी कभी। तत्वबोधिनी सभा के बारे में पूछे तो देवेंद्रनाथ टैगोर, तत्वबोधिनी सभा का उत्तर होगा। मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि बंगाल का फाउंडर कौन थे, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में आके। बंगाल जो है उसके फाउंडर कौन थे, बंगाल स्टेट के फाउंडर। और अवध स्टेट के फाउंडर के बारे में अगर पूछे तो सादत खान बुरहान उल मुल्क जो हैं वो अवध स्टेट के फाउंडर थे। हैदराबाद स्टेट के बारे में पूछे तो निजाम उल मुल्क असफ जाह उसके फाउंडर थे। कमेंट बॉक्स में आके आप लोगों को बंगाल के स्टेट के फाउंडर कौन थे इनका नाम आपको बताना है, बिना कहीं से सर्च किए हुए। मेरे साथ साथ आपको भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है। कुछ भी पूछे तो एग्जामिनेशन में आप इजीली उसको सॉल्व कर दो बिना किसी डाउट के। निम्न में से किस सुधारक ने आर्य समाज की स्थापना की, तो देखो राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्म समाज का किया था, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन का, तो ऑब्वियस सी बात है ऑप्शन बचता है स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज का स्थापना किया था। बम्बई में ईस्वी था आपका 1875 में अलीगढ़ मूवमेंट भी हुआ था, थियोसॉफिकल सोसाइटी मूवमेंट भी का फॉर्मेशन, और ये आपका हो गया आर्य समाज भी। भारत में आपातकाल स्थिति की घोषणा किस वर्ष हुई थी, तो देखो आपातकाल के बारे में सबसे पहले आपको पढ़ना है कि आपातकाल इंडिया में अभी तक कितना बार लगा है। मैंने आपको हर एक वीडियो में बताया कि 3 बार इंडिया में लग चुका है आपातकाल। सबसे पहले आपका 1962 में इंडो चाइना वार हुआ था, भारत का चाइना के साथ वार हुआ था, इंडिया हार गया था उसमें, उस टाइम भी आपका आपातकाल लगा था। उसके बाद 1971 में जिस टाइम बांग्लादेश लिबरेशन वार हुआ था वहाँ भी नेशनल इमरजेंसी लगा था, और 1975 में आपका नेशनल इमरजेंसी, मतलब 3 बार लग चुका है। तो 352 में नेशनल इमरजेंसी के बारे में क्लियरली मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में, 356 में प्रेसिडेंट रूल मतलब स्टेट इमरजेंसी, और 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में दिया गया। 1975 के समय आपका 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था, जिसको हम लोग मिनी संविधान भी बोलते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। और इसी याद रखना आपको 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में आपका 3 वर्ड जोड़ा गया था, जिसका नाम था सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। सोशलिस्ट मतलब समाजवादी, सेक्युलर मतलब हो गया धर्मनिरपेक्ष, और इंटीग्रिटी का मतलब हो गया अखंडता। ये 3 वर्ड आपका प्रियम्बल में 42वें संशोधन एक्ट जो कि 1976 में आया था, इसके तहत ऐड किया गया था प्रियम्बल में। याद रखना है आपको, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, दैट इज समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एंड अखंडता। इसका आपातकाल स्थिति घोषणा किस वर्ष हुई थी, ऑप्शन के हिसाब से 1975 ईस्वी में। अगर 75 ना हो, अगर मान लो 62 दिखे तो 62 में भी हुआ था और 71 में भी हुआ था, 3 बार हो चुका है। तो ऑप्शन में 75 है, इसीलिए 75 विल बी द राइट आंसर। निम्न में से कौन राज्य के राज्यपाल को उसके कार्यपाल से पद से हटा सकता है, तो राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि राज्यपाल को उसके कार्यालय से हटा सकता है। भारत का संविधान क्या है, तो देखो ये ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी है, मतलब कठोरता एवं
लचीलापन का ये क्या है, एक संगम है भारत का संविधान, यहाँ पर ये गौ दिया हुआ है, ये भी सही है। फिलहाल मैं इसलिए यहाँ पे क्लियरली बता देता हूँ एक्सप्लेन करके कि कुछ कुछ मिसप्रिंट भी रहता है, तो आपको ये नहीं करना है कि मिसप्रिंट वाला ही देख के जाना है और उसको एग्ज़ाम में OMR को रंग देना है, तो हो सकता है वो गलत हो तो बाद में आपको मार्क्स ना मिले। इसलिए मैंने इसको सोचा कि सारा वेरीफाई कर लूँ कि कहीं कोई मिस्टेक होगा तो उसको करेक्शन किया जा सकता है अभी, क्योंकि अभी आपका एग्जाम नहीं हुआ। देखो 8वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता को दर्शाता है? तो स्वतंत्र न्यायपालिका जो है, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, ये इसका राइट आंसर होगा। किस देश के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसको हम लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बोलते हैं, वो लिया गया है? तो ये इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, मतलब कि आयरलैंड से। ये कितने आर्टिकल में दिया हुआ है संविधान में नीति निर्देशक तत्व? तो आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 के बीच में ये दिया हुआ है। आर्टिकल 51A आपका हो जाता है मौलिक कर्तव्य, जिसको हम लोग फंडामेंटल ड्यूटी बोलते हैं, और वो लिया गया है सोवियत यूनियन मतलब USSR से, रशिया से। संसद के लगातार 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतराल होना चाहिए? बहुत बार पूछा जाता है, तो 6 महीना से ज़्यादा ये अंतराल नहीं होना चाहिए। 3 सेशन होता है, बजट, मानसून एंड समर सीजन। देखिए, राज्यसभा को ऊपरी सदन कहा जाता है और लोकसभा जो होता है वो निचला सदन होता है। हाईएस्ट हाउस कौन सा है? राज्यसभा, एंड लोएस्ट कौन सा है? लोकसभा। आइए आगे बात करते हैं। केंद्र में मंत्री परिषद उत्तरदायी होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके प्रति? तो लोकसभा के प्रति ये केंद्र में मंत्री परिषद जो है सो उत्तरदायी होता है। जब ये मंत्री परिषद का बात आ रहा है तो राष्ट्रपति के लिए तो उत्तरदायी होगा नहीं, सर्वोच्च न्यायालय के प्रति तो होगा नहीं, तो लोकसभा के प्रति ये इसका सही विकल्प होगा। देखिए, कभी कभी एलिमिनेट करके भी थोड़ा दिमाग लगा के भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, अगर नहीं भी पता है तो भी। कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है? लोकसभा के प्रति। भारतीय संविधान के पिता के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर क, भीमराव अंबेडकर। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को हाथ से किसने लिखा है। बहुत सारे लोगों को इसका आंसर नहीं पता होगा, ये बात मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। आप कहीं से सर्च नहीं करोगे, बिना सर्च किए आपको ईमानदारी पूर्वक कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारतीय संविधान के पिता कौन थे, जिन्होंने एक तरह से अपने हाथ से हैंड रिटन कैलीग्राफी के थ्रू संविधान को लिखा था। कमेंट बॉक्स में आके बताओ, ठीक है। आंसर मैंने फिलहाल यहाँ पे बता दिया है, लेकिन एक बार आपको बताना है। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो राज्यसभा के सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति, ठीक है, क्योंकि राष्ट्रपति थोड़ी ना सभापति होते हैं, ना मुख्य न्यायाधीश होते हैं, बल्कि उपराष्ट्रपति, जिनको हम एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी बोलते हैं, अभी जगदीप धनखड़ हैं। लोकसभा के चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या है? तो 25 साल। वहीं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का 35 साल का होता है अगर पूछा जाए तो। राज्यसभा लोकसभा का पूछ रहा है तो 25 ईयर्स। लोकसभा के सदस्य किसको अपना त्यागपत्र सौंपते हैं? तो ये सौंपते हैं आपके लोकसभा के अध्यक्ष को। अभी मान लो कोई लोकसभा के सदस्य अगर मान लो रिजाइन करते हैं तो ये ओम बिरला साहब को अपना रेजिग्नेशन सौंपेंगे, तो लोकसभा अध्यक्ष विल बी द राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन संसद में सम्मिलित नहीं है? तो भारत के जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं वो संसद में नहीं होते, बाकी ये तीनों पार्लियामेंट का पार्ट है। आप बोलोगे कौन तीनों? तो राज्यसभा, लोकसभा एंड प्रेसिडेंट। क्यों प्रेसिडेंट? क्यों? अपर हाउस, लोअर हाउस तो ये दोनों हो ही गया, तो यहाँ से बिल पास हो गया, यहाँ से बिल पास हो गया, तो बिल तो एक्ट बन ही जाएगा। लेकिन नहीं, जब तक उस बिल को अप्रूव नहीं करते हैं राष्ट्रपति, उस पर हस्ताक्षर नहीं करते हैं, तब तक वो एक्ट नहीं बन सकता है। बिल को एक्ट बनने के लिए राज्यसभा से लोकसभा पास होने के बाद भारत के राष्ट्रपति का सिग्नेचर उस पर होना चाहिए, अप्रूवमेंट होना चाहिए। इसलिए कौन संसद में सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन डी होगा। ये तीनों संसद का ही पार्ट है, भारत के राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, ये आपको क्लियरली पता होना चाहिए। भारतीय शास्त्रीय नृत्य कथक का संबंध कहाँ से है? तो कथक का संबंध आपका, इसको देख लोगे आप, ठीक है। इसका ऑप्शन मुझे केरला लग रहा है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या ये मिसप्रिंट हुआ है या नहीं। कथक। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है? तो कुचिपुड़ी ये सही दिया गया, ये आंध्र प्रदेश का नृत्य है। नृत्य के बारे में भी पूछा जाता है, जतीन पूछेगा आपसे, भांगड़ा पूछेगा आपसे, मान लो गरबा पूछेगा कहाँ का नृत्य है, तो गुजरात का है, भांगड़ा पंजाब का है। नृत्य से क्वेश्चन आपको याद कर लेना है। सब कुछ आपको रेखा पब्लिकेशन का गेस पेपर ले लो, उसमें सारा सेक्शन बना हुआ है। स्पोर्ट्स से संबंधित हो, इन्वायरमेंटल स्टडीज से संबंधित हो, जनरल स्टडीज से संबंधित हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, हर एक विषय का क्लियरली मेंशन है।
तो आपको रेखा पब्लिकेशन का गेस्ट पेपर मार्केट से ले लेना है। विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किस आंदोलन से संबंधित है? तो स्वदेशी आंदोलन, ये आपका हुआ था करीब करीब 1905 ईस्वी में स्वदेशी आंदोलन, और इसी में आपको कहा गया है कि ब्रिटेन के माल का बहिष्कार करो और स्वदेशी माल का प्रयोग करो, इंडिजिनस जिसको हम लोग बोलते हैं, अपने देश में बना हुआ माल। 1942 में याद रखना भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। होम रूल आंदोलन लगभग 1916 में हुआ था, और इनमें से कोई नहीं, इसके बारे में तो कुछ बताना ही नहीं है। तो स्वदेशी आंदोलन में कहा गया कि कपड़ों का बहिष्कार करिए, 1905 ईस्वी में यह हुआ था। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में भारत ने अपना ध्यान कृषि पर केंद्रित किया था? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ये होगा आपका, सबसे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना, जो कि 1951 से 1956 तक हुआ था। आर्थिक विकास पर इसमें जोर दिया गया। इसे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, आपको पता होगा, पंडित जी, मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संसद में प्रस्तुत किया था। और द्वितीय का अगर बात करें तो ये हुआ था 56 से 61 के दशक में, और इसमें तीव्र औद्योगिकरण और सार्वजनिक क्षेत्र पर बल दिया गया था। ठीक है, इसका रूपरेखा तैयार करने और नियोजन का कार्य करने के लिए पीसी महालनोबिस को नियुक्त किया गया था। पीसी महालनोबिस के नेतृत्व में द्वितीय पंचवर्षीय योजना आया था, ये आपको याद रखना है। तृतीय 1961 से 66, 5 साल का, ठीक है, जैसे 56 से 61 हो गया। इसमें कृषि और गेहूं के उत्पादन में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया था तृतीय पंचवर्षीय योजना में। इसके अलावा ग्रास रूट लेवल पर, जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के लिए पंचायत चुनाव का शुरुआत तृतीय पंचवर्षीय योजना में ही किया गया था, याद रखना है आपको। इसी तरह चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 74, और आपका पंचवर्षीय 74 से 78 पांचवा, जो कि रोजगार बढ़ाने और गरीबी उन्मूलन, मतलब गरीबी हटाओ, गरीब को मत हटाओ, गरीबी हटाओ पर इम्फेसाइज किया गया था। और इसे बाद में जो है ये मोरारजी देसाई की सरकार, इसको क्या कर दिया गया था, इसको हटा दिए थे इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने आ रहा है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? बहुत सिंपल है, एक्वाकल्चर, ये रिलेटेड है मछली से। देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ये है क्रिकेट से। फ्लाइंग सिख के नाम से मिक्का सिंह को जाना जाता है, इनका देहांत कुछ मतलब साल भर पहले हो गया। ठीक है, अब इस दुनिया में ये नहीं रहे। मोहम्मद अली किस खेल से संबंधित है? तो मुक्केबाजी विल बी द राइट आंसर। प्रत्येक साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अभी फिलहाल हुआ ही था, 8 मार्च को हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। आगे देखिए, भारत में सबसे पहले खोजा जाने वाला शहर कौन सा था? तो सबसे पहले खोजा जाने वाला शहर था आपका हड़प्पा। मोहनजोदारो यहाँ पे दिया गया है, जो कि गलत उत्तर, ये आप भी जानते हो, हड़प्पा सबसे पहले खोजा जाने वाला शहर था, इस पर ध्यान नहीं देना। हड़प्पा 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने खोज किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। और दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था एक्सकवेशन अंडर द गाइडेंस ऑफ सर जॉन मार्शल। सिंधु घाटी सभ्यता का बृहत स्नानागार कहाँ पाया गया है? तो ये पाया गया है आपका, द राइट ऑप्शन विल बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन ये ठीक है। हड़प्पावासी किस धातु का प्रयोग नहीं जानते थे? यहाँ पे कांसा दिया गया, मतलब ब्रोंज, लेकिन यहाँ पे ये गलत उत्तर है, लोहा का प्रयोग वो नहीं जानते थे, तो इसको करेक्शन कर लोगे आप लोग। देखो यहीं पे मिसप्रिंट रहता है, तो ये हमें ध्यान देना पड़ता है। लोहा इसका सही आंसर होगा। ये ब्रोंज जो है इसका उपयोग वो लोग जानते थे, ठीक है, तांबा का भी जानते थे, सोना का भी जानते थे, लोहा के बारे में नहीं जानते थे हड़प्पावासी। सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पन सिविलाइजेशन को ही कहा जाता है। मोहनजोदड़ो स्थल की खुदाई किसने की थी? तो राखल दास बनर्जी, मतलब RD बैनर्जी ने। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित था? तो हड़प्पा था आपका, द राइट ऑप्शन विल बी रावी नदी के किनारे। ठीक है, सिंधु घाटी के किस स्थल पर बंदरगाह पाया गया है? पोर्ट कहाँ पे पाया गया? तो ये पाया गया आपका लोथल, और ये लोथल कहाँ पे है? गुजरात में। भारत पर प्रथम आक्रमणकारी थे, मुझे देखो इसमें कन्फ्यूजन लग रहा है कि राइट आंसर पर्शियन होगा, आपको चेक कर लेना एक बार। ग्रीक और पर्शियन में पर्शियन मुझे लग रहा है कि होगा, लेकिन यहाँ पे ग्रीक बता रहा है, तो इसको वेरीफाई कर लेना एक बार। जिस क्वेश्चन में डाउट होगा मैं पहले ही आपको बता दूंगा कि एक बार इसको सही से चेक कर लीजिए, क्योंकि मेरे हिसाब से पर्शियन इसका सही उत्तर होगा। कौन वेद का संकलन सबसे पहले किया गया था? तो ऋग्वेद, 4 वेद है, यहाँ पे चारों वेद का नाम दिया गया, ऋग्वेद का संकलन सबसे पहले किया गया। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ पे समाहित है? तो ऋग्वेद में, जहाँ पे हम लोग ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम वर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, यही गायत्री मंत्र है, जो कि कहाँ पे समाहित है? तो ऋग्वेद में। गौतम बुद्ध का जो वास्तविक नाम था वो क्या था? गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम था सिद्धार्थ गौतम, मतलब सिद्धार्थ गौतम इनका पूरा नाम था, तो गौतम बुद्ध का पूरा नाम था सिद्धार्थ। ठीक है,
और इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी नेपाल में 563 BC। BC मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, अभी AD चल रहा है, एनी डोमिनो। और इनका मृत्यु हुआ था कुशीनगर में, ये यूपी में है। इनके बेटा का नाम था राहुला, ठीक है, ये राहुल या राहुला बोलो। माता का नाम था महामाया, पिताजी का नाम था सुधोधना और पत्नी का नाम था यशोधरा। सारा आपको गौतम बुद्ध से संबंधित याद करके रखना है। अर्थशास्त्र किसने लिखा है? तो कौटिल्य ने। आगे बढ़ते हैं, मौर्य दरबार में कौन यूनानी राजदूत थे? तो मौर्य दरबार में यूनानी राजदूत थे आपके मेगस्थनीज। मौर्य वंश स्थापित हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा 362 BCE में, बिफोर कॉमन एरा। उसके बाद उनका बेटा आया बिंदुसार, उसके बाद बिंदुसार का बेटा आया अशोक, और अशोक ने ही कलिंगा का युद्ध लड़ा था 261 BC में, याद रखना है आपको। लेकिन स्थापना किसने किया है? चंद्रगुप्त मौर्य ने। कलिंग युद्ध किस भारतीय शासक ने लड़ा? तो अशोक विल बी द राइट आंसर। भारतीय नेपोलियन के रूप में किसे जाना जाता है? तो समुद्रगुप्त जो है इनको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारतीय इतिहास में किसका शासनकाल स्वर्णिम युग के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन ख, गुप्त साम्राज्य जो है, गुप्ता डायनेस्टी, इनको स्वर्ण युग के रूप में पुकारा जाता है। हर्षवर्धन पराजित हुआ था पुलकेशियन द्वितीय द्वारा। क्या हुआ था? हर्षवर्धन पराजित हो गया था। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगर आपसे पूछे कि रेड फोर्ट बोल रहा हूं मैं, ये आपका कुतुब मीनार का फॉर्मेशन किसने कराया था? देखो, स्टार्ट करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, बट उसे कंप्लीट करवाया इल्तुतमिश ने। कुतुबुद्दीन के बाद इल्तुतमिश ही आया था। तो गुलाम वंश का जो है सो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। अगर आपसे पूछ दे कि खिलजी का कौन था? खिलजी डायनेस्टी का, गुलाम वंश के बाद खिलजी डायनेस्टी आया तो जलाउद्दीन खिलजी। तुगलक का पूछे तो खिलजी के बाद तुगलक आया तो घियासुद्दीन तुगलक। उसके बाद आपका आया सैयद, और उसके बाद लास्ट में लोदी, और इसके संस्थापक कौन थे? बहलूल लोदी। उसके बाद आए सिकंदर लोदी, और लास्ट में इब्राहिम लोदी, जिनका बैटल हुआ था किसके साथ में? बाबर के साथ में, 1526 ईस्वी में बैटल ऑफ पानीपत। आइए आगे बात करते हैं। यात्री इबान बतूता किस स्थान से भारत आया था? तो मोरक्को से ये भारत आया था। देखो, 2-3 जगह मुझे मिसप्रिंट लगा कि गलती हो गया है इसमें, लेकिन बाकी जगह पूरा सही है। किस शासक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया? तो मुहम्मद बिन तुगलक। इसको सनकी शासक भी कहा जाता था। इसने तुगलकाबाद ट्रांसफर किया था, और कितने ईस्वी में किया था? तो 1329 ईस्वी में मुहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कर दिया था। बाबरनामा किसने लिखा है? तो बाबर, ऑप्शन ए होगा। बी, बक्सर की लड़ाई कब लड़ी गई? अभी मैंने बताया था 1764 में। 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था। दूसरा बैटल ऑफ पानीपत 1556 अकबर और हेमू के बीच हुआ था। पहला 1526 बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। झूठ पकड़ने के लिए निम्न में से कौन मशीन का प्रयोग किया जाता है? तो पॉलीग्राफ का यूज किया जाता है झूठ पकड़ने के लिए। पुलिस लोग ये इंस्ट्रूमेंट रखते हैं ताकि झूठ को पकड़ा जा सके। एलिसा जांच कब किया जाता है? किस चीज के लिए? तो एड्स के लिए आपका एलिसा का जांच होता है। आशा कर रहा हूं आपको मैंने 50-51 क्वेश्चन यहां से 52 बताया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और जो हो सकता था मैंने एक्सप्लेन किया। आर्ट्स वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनका कमेंट आ रहा था, वो लोग चैनल से आके जुड़िए, और आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में राय जरूर बताइए कि इस वीडियो का एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा और आगे आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। अधिक से अधिक छात्र जब कमेंट करेंगे तभी मुझे आपका राय पता चल पाएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल के साथ जुड़ जाइए, अपने कलीग्स को भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। कुछ खास टॉपिक के साथ हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन आप सभी अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। ईश्वर आपका कल्याण करे। बहुत बहुत धन्यवाद।